हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एटीएम क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग सारा एमसीक्यू करने वाले हैं पार्ट 1 का। ठीक है, अगर आप मैथ ऑनर्स से हैं तो पार्ट 1 का ये आज जो हम लोग करने वाले हैं आज की वीडियो में वो होगा पेपर 2 का 2008 का सारा एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे, डिटेल मेथड में सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ट्रिक की मेथड में भी सीखेंगे सॉल्व करने के लिए। और साथ ही साथ इसके साथ जो पैरेलली चल रहा है आपका पेपर 1 भी चल रहा है। ठीक है, पेपर 1 का एमसीक्यू भी ऑलरेडी जो हम लोग 2004 से लेकर के 2023 तक करने वाले हैं। इसमें आई थिंक 2015 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसके आगे भी धीरे धीरे चल रहा है और ये भी आपका साथ में चलेगा, क्योंकि आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि दोनों साथ में करने के लिए, इसीलिए दोनों को मैंने साथ में पैरेलली स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देर किए हुए अपने पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी देन n+1 है डेरिवेटिव ऑफ y, दैट इज y n+1 क्या होगा। ऑप्शंस आपके पास है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके निश्चित रूप से हर क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा पहले, उसके बाद आंसर देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, इसको बनाने का आपको पास दो तरीका है, एक तो आप ऑप्शन बेस जा सकते हैं और दूसरा लॉन्ग प्रोसेस भी जा सकते हैं। ठीक है, आप दोनों सीखिए, क्योंकि अगर 8 मार्क्स में आएगा तो वहाँ पर आप लॉन्ग प्रोसेस कीजिएगा, और अगर कभी कभी क्या होता है ऑप्शंस जब फंस जाता है तो लॉन्ग प्रोसेस ही काम देता है। तो पहले ऑप्शंस के से जाएंगे हम लोग। तो यहाँ से अगर आप y देख रहे हैं, ठीक है, तो इस n के जगह पर अगर हम लोग पुट कर ले 0 या 1 या 2, कुछ भी जो चाहें आप पुट करके देखें। जैसे मान लें 0 पुट करते हैं तो यहाँ बच जाएगा 1, है ना, y1 होगा। तो मेरे पास y1 क्या आना चाहिए, इसमें से कोई न कोई एक आना चाहिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ से y अगर है तो y1 निकालते हैं, है ना। तो y1 क्या आएगा, cos का होगा आपका माइनस साइन ax प्लस बी, और ax प्लस बी का फिर से करेंगे तो एक a आ जाएगा, उसको आगे लिख रहे हैं। अब cos को हम चेंज कर रहे हैं, चूँकि सारा आंसर मेरा पाई में है, तो साइन को चेंज करेंगे cos में, तो cos n एक π/2 हम लोग ऐड कर देंगे, π/2 ax प्लस बी। ठीक है, आपको पता होगा कि cos π/2 प्लस थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस साइन थीटा के जगह पर आ गया cos π/2 प्लस थीटा। ठीक है, तो ये y1 का वैल्यू आया। अब जब n की जगह पर हम लोग यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो y1 हो गया, ये मिल जाएगा। अब देखते हैं किससे यहाँ ये वैल्यू मिलता है। जब आप इस सब ऑप्शन में n की जगह पर 0 पुट कीजिएगा, जैसे यहाँ पुट करते हैं तो a खत्म हो जाएगा, इसमें भी a खत्म हो जाएगा, इसमें भी a खत्म हो जाएगा। इसका मतलब मेरा इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा आंसर होगा। अब क्या होगा वो भी हम लोग सीखेंगे कि इसका आंसर होगा क्या एक्चुअली में। तो y1 ये आ गया। अगर y2 निकालते हैं हम लोग तो y2 में क्या होता है, उसी तरह से फिर से cos का हो जाता है साइन माइनस में, है ना, साइन π/2 ax प्लस बी, और एक और a आता है, एक पहले से एक है a, ऑलरेडी a स्क्वायर हो जाता। अब इस साइन को हम लोग cos में चेंज करते फिर से, तो cos एक और π/2 ऐड करना पड़ता, π/2 अब प्लस पूरा थीटा, मतलब 2π/2 और ax प्लस b। इसी तरह से जब हम लोग n डेरिवेटिव में जाते yn निकालते तो आपके पास आता है a टू द पावर n, चूँकि 2 में 2 आया है पावर, 1 वाले में 1 आया है पावर, फिर आता cos, फिर यहाँ पर जब 1 था तो 1π/2 आया, 2 है तो 2π/2 आया हुआ है ना। तो n आएगा तो n π/2 होगा, n π/2, और साथ में आपका थीटा है, थीटा है ax प्लस बी, ax प्लस बी, ये हमारा आंसर होता है yn। और yn+1 जब निकालते तो एक और बढ़ जाता, a टू द पावर n+1 हो जाता, cos n+1 π/2 प्लस ax प्लस बी। ठीक है, ये हमारा जो है yn+1 का आंसर होता। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, आप ये आंसर आप लिख लीजिएगा। अच्छा, ये जो आपका दिया हुआ है ये है आपका n डेरिवेटिव, आपको दिख रहा होगा ये है yn है, और ये जो है ये जो दिख रहा है, सॉरी, ये अगर यहाँ पर cos ना होकर के साइन रहता कि y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी, और पूछा जाता है yn क्या होगा, तो ये आता आपका yn बराबर n डेरिवेटिव ऑफ साइन ax प्लस बी जो है ये हो जाएगा a टू द पावर n साइन
n पाई बाय 2 ax प्लस बी। तो दोनों फार्मूला आप जरूर याद रखिए, ये वाला भी फार्मूला याद रखिए और एक ये वाला भी याद रखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आएंगे अब, ठीक है। आप लोग भी साथ साथ ट्राई कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन है, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। ए फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ, आपके पास लंबा चौड़ा सा जो है 4 ऑप्शंस लिखा हुआ है। पहला है राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड इक्वल, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड इक्वल। दूसरा ऑप्शन है आपका ओनली राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट, ओनली राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट। तीसरा है ओनली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो आपको पता है कि कोई सा भी फंक्शन क्या होता है, कब डिफरेंशिएबल होता है किसी पॉइंट पर, जबकि उसका जो स्लोप हो वहाँ पर है ना, वो वहाँ पर शार्प टर्न हो। जैसे अगर किसी फंक्शन का अगर हम लोग ग्राफ खींचें, ठीक है, इस तरह से मान ले ग्राफ गया हुआ है, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। लेकिन अगर ये कहीं से शार्प टर्न लेगा, मान लेते हैं अगर कोई फंक्शन ग्राफ खींचे इस तरह से, y इज इक्वल टू मॉड x का ये ग्राफ है आपका, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एकदम शार्प टर्न है ना, एक बैग मुड़ गया, तो ये इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। 0 पर ये जो है y इज इक्वल टू मॉड x डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो डिफरेंशिएबल कब होता है, जब LH डेरिवेटिव RH डेरिवेटिव दोनों आपका एग्जिस्ट करें और साथ में इक्वल हो, तो हम लोग कहेंगे कि वो जो है आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ डिफिनेशन पर बेस्ड, और एक एग्जांपल आपको और एक्स्ट्रा दे दिए। क्वेश्चन नंबर 3, द सब्स्टिट्यूशन फॉर द इंटीग्रल, द सब्स्टिट्यूशन फॉर द इंटीग्रल of form integration over L root m where L is linear and m is quadratic. L is linear and m is quadratic is, तो पहला ऑप्शन है m को z² पुट करेंगे, दूसरा है m/l को z² पुट करेंगे, तीसरा ऑप्शन है l को 1/z पुट करेंगे और चौथा है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो आपके पास एक इरेशनल फंक्शन दिया हुआ है L रूट m के फॉर्म में, जहाँ पर ये आपका लीनियर है और m जो है क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो इसमें क्या पुट करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग एक एक करके, इसका जो 4 फॉर्म आता है चारों को जानते हैं, ठीक है, जिससे आप सबका आंसर दे पाएँ, सिर्फ एक नहीं। अगर आपका इंटीग्रेशन इस टाइप का आ जाए, लीनियर अंडर रूट लीनियर, ठीक है, ये भी लीनियर हो जाए, बाहर वाला भी और अंदर वाला भी लीनियर हो जाए, ठीक है, तो आपको लीनियर वाले को, ये जो अंदर दिख रहा है, इस वाले को पुट कर देना है t², या यहाँ पर z है तो z², θ², जो भी आप पुट करना चाहें आपको वो पुट कर देना है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग लेते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग z²। अगर आपका होता 1/ क्वाड्रेटिक और लीनियर, ठीक है, यहाँ पर dx वगैरह लगा लीजिएगा खुद से, क्वाड्रेटिक और लीनियर, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करना होता, तो इसमें भी सेम करेंगे हम लोग, l बराबर z², मतलब कि बाहर में कुछ भी रहे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर अंदर में रूट के अंदर में लीनियर है तो उसको हम z² पुट करेंगे या t² पुट करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया। अब आते हैं, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, ठीक है। 1/ लीनियर और क्वाड्रेटिक, बाहर में लीनियर हो और अंदर क्वाड्रेटिक हो, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो ये है L
इसको पुट करेंगे 1/z, ठीक है, या 1/t, लीनियर को 1/t पुट करेंगे। और चौथा जो सबसे लास्ट फॉर्म, अगर दोनों क्वाड्रेटिक हो जाए, ठीक है, अगर दोनों क्वाड्रेटिक हो जाता है तो आपको क्या करना है, m/l, ठीक है, m/l, मतलब कि क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक कर लें, तो इसको स्मॉल क्वाड्रेटिक क्यू कर देते हैं जिससे आप डिफरेंस पता कर पाएँ। q/q, इसको पुट करना है आपको t² या z², ठीक है। तो ये 4 है, चारों को आप याद रखिएगा, एग्जाम में कोई न कोई एक आपका रहेगा ही क्वेश्चन, साथ में ये 8 मार्क्स क्वेश्चन में भी एक जरूर आता है, तो आप वैसे भी इसको याद रखिए, ठीक है, ये बहुत काम देगा आपको। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं, मेरा था लीनियर और क्वाड्रेटिक वाला, तो लीनियर और क्वाड्रेटिक वाला ये है, l को पुट करना है 1/z, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा वो, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, बाकी ऑप्शंस वही सब दिख रहा होगा आपको कैसे कैसे क्या करना है, तो ये सब आप नोट्स बनाकर रख लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है आई थिंक, क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में लिख देते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस 4/xy इक्वल x⁵ इज, ऑप्शन है हम लोगों के पास x³ x⁴ x⁵ और है नन ऑफ दिस, ठीक है, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होता है e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ठीक है। यहाँ पर p क्या है, तो जो y का कोफिशिएंट होता है उसी को हम लोग कहते हैं p, और इसको हम लोग कहते हैं q, है ना। ये फॉर्म है आपका dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो p की जगह पर है 4/x dx, तो 4 तो बाहर आ जाएगा और आपका 1/x का होता है log x, ठीक है। इसको फिर ऊपर भेज देंगे log m⁴n वाला प्रॉपर्टी से, ठीक है, तो हो जाएगा e⁻log x⁴। अब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, मिल जाएगा हम लोग को x⁴ जो है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो साथ साथ आप लोग निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा, किसी क्वेश्चन में आपको अगर कोई परेशानी होती है, कहीं कन्फ्यूजन होता है, तो वो भी आप लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 5th है आपका, इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड एक चीज़ और गिवन है आपको कि a क्रॉस b का जो मॉडुलस है और a.b का जो मॉडुलस है, ये दोनों का दोनों इक्वल है। तो हम लोग को पता करना है कि थीटा क्या होगा। ऑप्शंस है 0, 180, 45, 0, 180, 45 डिग्री, और चौथा तो हम लोग जानते ही हैं नन वाला ऑप्शन, ठीक है। तो a क्रॉस b का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। यहाँ चूंकि मॉडुलस का बात करना है तो हम लोग एन कैप नहीं लेंगे। उस तरह से a डॉट b का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, तो इसको अगर हम लोग लिखें तो a b साइन थीटा और ये आएगा ए बी कॉस थीटा। चूँकि मॉडुलस है तो आपका a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का वैल्यू कहाँ इक्वल होता है, तो 45 ऑब्वियस इक्वल होता है और वो ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आप चाहें तो इसको उठा के इधर ले आ सकते थे, तो साइन बाय कॉस 10 हो जाता है और 10 का वैल्यू 1 कहाँ पर होता है, 45 पर होता है, तो उससे भी हम लोग बना सकते थे। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कंडीशन ऑफ द लाइन, कंडीशन ऑफ द लाइन lx plus my
इज इक्वल टू n टू टच द इलिप्स, टू टच द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं ए स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए एल प्लस बी एम प्लस बराबर एन, और चौथा फिर से आपका नन। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को कंडीशन निकालना है कि ये लाइन इस पर जो एक टच करेगा, टच करने का मतलब टेंजेंट होगा। ठीक है, ये इलिप्स है और इस पर ये टेंजेंट होगा, ये निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई अगर लाइन है और इलिप्स पर वो टेंजेंट है तो उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए बी मतलब ये हो गया ए, ये हो गया बी, और एम का मतलब हो गया जो लाइन है उस लाइन का स्लोप है। ठीक है, और इसको हम लोग सी कहते हैं, ये सी का मान होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो होता है ना, वो सी की जगह पर ये आता है। ठीक है, अब यहाँ गिवन क्या है, हमको इस लाइन के लिए कंडीशन निकालना है। ठीक है, तो यही लाइन जो है हमको देगा वैल्यू किसका, तो स्लोप का वैल्यू देगा। ठीक है, तो और सी भी देगा। तो इस लाइन को अगर हम लोग वाई इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म करें तो ये उस साइड जाएगा, तो हो जाएगा आपका n माइनस या माइनस एल एक्स प्लस एन। ठीक है, ये उस साइड गया, फिर m जाएगा डिवाइड में, तो l अपॉन एम और m अपॉन n, ये हो गया मेरा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर m का वैल्यू है ना, फॉर्मूला ये होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m की जगह पर ये आया हुआ है, c की जगह पर ये आया हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर c की जगह पर आया हुआ है ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर, तो दोनों जगह पर इक्वेट करते हैं हम लोग, तो c बराबर होता है फार्मूला, या सी स्क्वायर डायरेक्ट कर ले हम लोग अगर, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से c का वैल्यू आया हुआ है n अपॉन एम, एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर। अब दोनों साइड हम लोग क्या कर लेते हैं, तो m से मल्टीप्लाई अगर कर लें, मेरे ख्याल से ऑप्शंस कोई मैच करेगा क्या, कुछ गलती तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, m का वैल्यू हम लोग पुट नहीं किए हुए हैं अभी, ये जो स्लोप है m का वैल्यू पुट करना है हम लोग को, m के जगह पर आएगा, अच्छा ये तो फॉर्मूला ही था, तो c का वैल्यू रख दिया हम लोग, और ये जो स्लोप m था इसका वैल्यू है माइनस एल बाय एम, तो स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर और एम स्क्वायर। मेरे ख्याल से अब अगर एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे दोनों में, दोनों साइड, तो इधर हो जाएगा एन स्क्वायर, इधर भी एम स्क्वायर कट जाएगा इसका, एल स्क्वायर, और साथ में बी स्क्वायर एम स्क्वायर है ना, दोनों साइड एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए। तो ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से मैच कर रहा है, आपका पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ए स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फोकस ऑफ द कोनिक डज नॉट लाई, द फोकस ऑफ द कोनिक does not lie in the direction the conic section is, in the direction the conic is। कोनिक के बारे में यहाँ आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कह रहा है ये जो कोनिक होगा वो पाराबोला होगा अगर हो जाए आपका e का वैल्यू, इफ e इज लेस देन 1। दूसरा इलिप्स हो जाएगा अगर e का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा। तीसरा है हाइपरबोला अगर इलिप्स का वैल्यू 1 हो जाएगा, B, C और D। चौथा है नन ऑफ दिस। तो इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे। ठीक है, आप यहाँ पर आई बटन पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ जो पार्ट 1 का जो सीरीज़ है वो भी आपका वीडियो जैसे ही ख़त्म होगा यहाँ पर प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा इस साइड,
यहाँ पर इस कोने में या इस कोने में, तो वहाँ से आप जो है अपना जो बाकी वीडियो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि इलिप्स के लिए पहले पाराबोला ले जानते हैं। पाराबोला के लिए क्या होता है, तो एसेंट्रिसिटी 1 के बराबर आता है। इलिप्स की बात करें तो इसमें एसेंट्रिसिटी 1 से छोटा होता है, जबकि हाइपरबोला में एसेंट्रिसिटी जो होता है वो 1 से बड़ा होता है। और यहाँ दिख रहा होगा आपको एक भी ऑप्शंस सही नहीं है, तो हमारा हो जाएगा नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर। तो वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है, ज़रूर बताएं, और जैसा जैसा आपका रिस्पांस होगा उसी अकॉर्डिंग जो है वीडियो का संख्या बढ़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। सॉरी, एक क्वेश्चन और रह गया है, उसको भी कर ही लेते हैं, छूट जाएगा अदरवाइज। क्वेश्चन नंबर 8 the angle between the plane 2x minus y plus z and x plus y plus z is equal to 7। ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं π/3, 2π/3, 0 और नन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्लेन है, उसके बीच का एंगल निकालना है। तो दो प्लेन का इक्वेशन अगर आपको याद हो, इसका जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 अगर ले, और दूसरा प्लेन का इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 ले, तो जो एंगल होगा आपका, इस दोनों के बीच का एंगल जो निकलेगा cos थीटा, वो होता है आपका a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर। ठीक है, और उसी तरह से सेकेंड लाइन का a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं cos थीटा बराबर कितना आता है। तो 2 गुना 1, यहाँ कुछ गुना नहीं तो 1 है, 2 हो जाएगा। फिर 1 गुना 1, ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस साइन भी लेके चलेंगे, -1 हो जाएगा, और 1 गुना 1 हो जाएगा +1। फिर नीचे में आता है आपका a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, मतलब कि हो गया ये 6। इसमें देखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो सबका सब हो जाएगा 3 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। 2 अपॉन ये चौथिया हो गया 18 का रूट, 18 का निकालेंगे तो 3√2, 3 निकल जाएगा 3√2। √2 से √2 आप कैंसिल कर सकते हैं, मतलब कि √2/3 ये आ गया cos थीटा का वैल्यू। cos थीटा बराबर √2/3, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, cos इनवर्स √2/3। तो हमारा ऑप्शंस एक भी ऐसा है नहीं, नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, √3/2 होता तो भले एक ऑप्शंस मिल जाता, क्योंकि यहाँ पर √2/3 cos में किसी का वैल्यू नहीं होता है, तो हमारा यहाँ पर नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। तो आप सभी का धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।